हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म कर दें, देन आई विल कंटिन्यू द सेशन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अभी कोई आया भी नहीं है वैसे। ओके ओके ओके, यस यस, नाउ आई कैन सी द कमेंट्स एज वेल। ठीक है, गुड इवनिंग टू वंस अगेन। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं मौर्य प्रशासन की, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशंस की। और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन हमने शुरू कर दिया था। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हम देख रहे थे सप्तांग सिद्धांत की, और सप्तांग सिद्धांत को हमने बखूबी समझा था।
गुड इवनिंग प्रियंका जी, गुड इवनिंग शिवानी जी, गुड इवनिंग निगम जी, गुड इवनिंग पूजा जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, राजवीर जी, शिवानी जी, आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं और वो है आपके एग्ज़ाम को लेकर। दैट मीन्स आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आंसर आएगा सिविल सर्विसेज की। सर एक क्वेरी है, जैन बौद्ध में दोनों ही पुनर्जन्म में बिलीव करते थे या नहीं करते थे? ओके, देखो एक्चुअली देखो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दैट आंसर आएगा, दैट मीन्स यस, ठीक है, दे बोथ बिलीव इन द थ्योरी ऑफ। आई एम गुड राजवीर जी, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। देखिए पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे और पुनर्जन्म का जो विश्वास है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। लेट सपोज बुद्धा की हम बात करते हैं और बुद्ध ये कहते हैं कि ये जो है आपका एक साइकिल है जी, मैंने ये आपको बताया भी था। देखिए लेट सपोज दैट मीन्स ये आपका बर्थ है, आप जन्म ले रहे हैं और अभी क्या है, आप किड्स हैं या आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, आप यूथ में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद आप देखेंगे एक ओल्ड पीपल में आप कन्वर्ट होंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, दैट मीन्स आपकी डेथ हो जाएगी। ये कुछ साइकिल ऐसा चलता है और डेथ के बाद फिर से जन्म का। एक्चुअली देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि यस दे आर बिलीव इन द बीसी दिस पुनर्जन्म थ्योरी, मतलब रीबर्थ में विश्वास करते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जन्म हुआ है जिस व्यक्ति का, उसने एक स्टेज को लिया, दैट इज किड्स है, वो बच्चा है पहले, देन उसके बाद वो यंग होगा, मैच्योर होगा, देन उसके बाद वो ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, डेथ के बाद फिर से जन्म लेगा, ये चक्कर जो है वो चलता रहेगा। दैट मीन्स दिस साइकिल इज गोइंग टू स्टिल कंटिन्यू व्हेन, दैट मीन्स ठीक है, जब तक कि आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ये है मोक्ष। इस साइकिल से मुक्ति आपको तभी मिल पाएगी जब आपको मोक्ष मिलेगा। तो यस आंसर आता है यस, दे बिलीव इन द बीसी पुनर्जन्म थ्योरी, रीबर्थ की थ्योरी में बिलीव करते हैं, ठीक है। दैट इज द सिमिलरिटीज इन बिटवीन द जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। ऑलराइट, आई होप योर आंसर इज क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं भाई, इसमें अभी तक कोई समस्या है, मतलब मौर्य प्रशासन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, बोलो ना यार मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे जैन और बौद्ध के भक्तों, है ना, कुछ मोदी के भक्तों, कुछ कांग्रेस के भक्तों, कुछ सलाहकारों। क्लियर है भाई, समझ में आया है? तो आगे बढ़ जाते हैं मौर्यन एम्पायर की ओर और मौर्य डायनेस्टीज जो है अब वो हम डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था दैट मीन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई हैव मेंशन दैट बीसी। देखिए अभी यहाँ पर एक चीज़ हमें थोड़ा समझना होगा कि हमें एक चीज़ समझना होगा। देखिए मैं अभी आपको मौर्य पढ़ा रहा हूँ बट लेटर ऑन आई विल दैट मीन्स डिस्कस विद द गुप्त एज वेल। मैं आपको मौर्य को पढ़ाऊंगा और आगे चल के गुप्त भी पढ़ाऊंगा। हाँ, यस, यूपीएससी के भक्त होने चाहिए, ठीक है, तभी मेरी बातों को आप बेसी आसानी से समझ जाते हैं। अदरवाइज कोई होता तो क्रांतिकारी बेसी कह सकते हैं, ठीक है। यहीं से बेसी मेरे को क्या है, इंटरनेट के थ्रू है, एक कहीं ना कहीं वो इमोजी में फेंक कर मारता है ना। तो तो देखिए मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन द बीसी सेंट्रलाइज सिस्टम, वो केंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित होता है। And how about that means the BC Guptas, they are based on the decentralizations, वो विकेंद्रीकृत पर आधारित है। And I will compare the BC administration of the Mauryan and Guptas when जब हम गुप्त को पढ़ लेंगे then we will discuss, हम इसको थोड़ा सा देखेंगे बट यहाँ भी मौर्य को ही समझने की कोशिश करिए। लेकिन आखिरी जब हम मौर्य पढ़ लेंगे, गुप्त पढ़ लेंगे, then I will compare the both and similarly I will compare the BC दिल्ली सल्तनत and the मुगल as well। ऑल राइट, तो देखिए टेक्निक्स को समझने की कोशिश करिए क्योंकि एक चीज़ जो है, अमन जी मॉर्निंग का सेशन मैं करने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कल मैं टेस्टिंग फाइनल कर लूँगा, बिजी शेड्यूल है और वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आ रही है और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ लगातार और कल मेरी टेस्टिंग फाइनल हो चुकी है। लेकिन अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, तो पहले मैं अपनी तरफ से इंश्योर होना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट आई होपफुली कल मैं सेशन रखूँगा, मतलब मॉर्निंग में, या दैट मीन्स मॉर्निंग नहीं, अभी इवनिंग वगैरह एक टेस्टिंग फाइनल करूँगा। तो ये एक क्वेश्चन आंसर का क्वेरीज हम रख लेंगे या कुछ ऐसा रख लेंगे, लेट सपोज, मतलब डिसाइड कर ले दीजिएगा मतलब पहले।
तो देखेंगे मॉर्निंग, लेकिन श्योर है मॉर्निंग में आपको शिफ्ट करूँगा, ठीक है। बट थोड़ा सा क्या है कि वो प्रॉब्लम्स हैं और क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस, थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। हाँ कल संडे है बट कोशिश मैं करूँगा, अभी फाइनल नहीं है, डिसाइड करूंगा देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए अभी कुछ सूचना मैं आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बार बार क्या होता है कि सूचना या इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा गैप्स हो जाते हैं और थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है। तो इस वजह से अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, जिस दिन होगा मैं फाइनल उस दिन बता दूंगा आपको। ऑल राइट्स, ठीक है। तो ये है मेरे पास थोड़ा सा आपका पॉइंट्स, मैं इसको थोड़ा डिले हो रहा है बट आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए अभी एक चीज़ हमने देख ली है कि कहीं ना कहीं क्या है कि मतलब सेंट्रलाइज शासन हमने देख लिया था, और सेंट्रलाइज सिस्टम में हमने देखा था कि किंग जो है वो सेंटर में होता है, बट किंग वॉज हेल्ड बाय द मंत्री परिषद, एंड मंत्री परिषद इज द मिनिस्ट्री ऑफ द काउंसिल्स। अब देखिए किंग जो है दैट इज द बेसिक हेड ऑफ द बीसी कमांडर इन चीफ, ठीक है, हेड ऑफ द बीसी जस्टिस। अब आप देखिए जैसे हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नथिंग बट दैट इज द बीसी द किंग ऑफ द कौटिल्य। कौटिल्य का जो किंग है वो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समान है। नो 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 दैट मीन्स, ठीक है। देखिए एक्चुअली वो प्रॉब्लम, अमन जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आप भी मेरी बात समझ पा रहे हैं, दैट इज द बेसिक टू स्पिरिट ऑफ द ह्यूमन बींग, आई थिंक, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो सॉरी वाला मतलब एक्चुअली इसलिए कहा क्योंकि थोड़ा डिले हो रहा है, इस वजह से मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर्स, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं तभी ये बातें आती हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स, और मैं भी आपको समझ पा रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट मीन्स हम कह सकते हैं हमारा जो राष्ट्रपति है दैट इज इक्विवेलेंट टू द किंग ऑफ द कौटिल्य, किंग के कौटिल्य के बराबर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती हैं कि वो किसी भी पनिशमेंट को कम कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर जो चीफ जस्टिस का रोल जो है वो किंग के पास होगा, इसीलिए मैंने इसे कहा दैट इज चीफ जस्टिस। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो है यहाँ पर भी किंग के पास, ठीक है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी कौन चेंज कर सकता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। इसीलिए यहाँ पर चीफ जस्टिस का मतलब वो कहा गया है। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ही हैड बेसिक कह सकते हैं, ही हैड दैट इज अ मल्टीपल दैट इज अनलिमिटेड राइट्स, बट ही वाज कंट्रोल्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पावर तो उसका पास बहुत ज़्यादा है, बट वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड होता है, और वो है दैट मीन्स नियंत्रित किया जाता है आपकी मंत्री परिषद के द्वारा। तो ये है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, और उसका मुखिया है राजा। राजा मतलब किंग। अब देखिए राजा, इसको आप देखते हैं, अब यहां पर हम देखें द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, राजा की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती है। ओके, बिल्कुल हमने सीख लिया है, ठीक है। द किंग वॉज नॉट ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। वो मैंडेटरी नहीं है, वो मान सकता है उसकी बात, बट इट वॉज नॉट बाउंडेड। मतलब जैसे हमारा देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्या है, सिस्टम वैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब सजेशन देता है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मतलब बाध्यकारी है या नहीं, आपको पता है। पॉलिटी आप लोगों ने सेम पॉइंट्स वी कैन कंसीडर और उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डिसीजन इन द कोर्स ऑफ मिनिस्टर बेसिस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटी। कोई भी चीज डिसीजन लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर, ये तो आपको क्लियर है, कोई इतना इश्यूज नहीं है। द नंबर ऑफ बीसी 12 to 20, इनकी संख्या 12 से 20 हो सकती है, आप वहां से भी समझ सकते हैं। एंड बीस का जो सैलरी होता है दैट इज ईयरली 12,000 पर्ण के आसपास होता है। पर्ण इज ए काइंड ऑफ द बीसी गांधी वाला नोट, वी कैन से दैट। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं है भाई? सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द अमात्य मंडल। अमात्य मंडल वी कैन से दैट द बीसी द ऑफिसर्स रिलेटेड टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए कुछ अधिकारी भी होते हैं, अधिकारी मतलब ऑफिसर्स होते हैं, और इन्हें हम कह सकते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट लेवल के, सेकंड लेवल के, करेक्ट है। अभी आप बताइए इंडिया में भी ऑफिसर्स किस लेवल के होते हैं? भाई देखिए पहला तो एक फर्स्ट लेवल का अधिकारी होता है और सेकंड लेवल का अधिकारी होता है, करेक्ट है। फर्स्ट लेवल के अधिकारी को हम क्या कहते हैं भाई? IAS, IPS, पुलिस वाला, IFS, ये आप सबको पता है, ठीक है। द बेसिक्स ऑफ द सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेंट्रल में एक ऑफिसर होता है, और इस ऑफिसर्स को हम कहते हैं तीर्थ, करेक्ट है। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग इसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्या बनेंगे? तीर्थ बनेंगे।
दैट इज द बीसी फर्स्ट लेवल ऑफ द बीसी ऑफिसर्स, ठीक है। और यहां पर भी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स फर्स्ट लेवल को कहा जाता था तीर्थ, और तीर्थ के लिए एक एग्जाम होता था एंड इट वाज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी एंड दिस एग्जाम नेम इज कॉल्ड द उपधा, करेक्ट है। उपधा मतलब इसे कह सकते हैं कि वो एग्जाम है जो फर्स्ट लेवल के अधिकारियों को अपॉइंटेड करने के लिए दिया जाता था। तो वी कैन से दैट कि भाई किस एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम है उपधा। तो यूपीएससी मत कहना, आप उपधा कहना, ताकि आप उससे अटैच हो पाएं, उससे कनेक्ट हो पाएं। और क्या बनोगे भाई, बोला हम तीर्थ बनेंगे, ठीक है। कल की आप जाकर किसी को चिल्लाएंगे, किसी को बोलेंगे तो बोलेगा पता नहीं क्या हो गया इसको, बट वी आर लर्निंग, हम चीज़ों को सीख रहे हैं और हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हैं। लाइफ से जोड़िए, लाइफ से जोड़ेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, गॉट इट माई पॉइंट्स। तो देखिए अब आप आते हैं द टॉप ऑफिशियल ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी। देखिए प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। यहाँ तीर्थ मतलब कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, हम केवल बीसी कह सकते हैं इस एग्जाम। तो आईएएस आईपीएस को क्या कहा जा रहा है, आपको समझ में आ चुका है, ऑल राइट, समझ में आया। तो वी आर दैट मीन्स द बीसी ट्राइंग फॉर द बीसी तीर्थ, हम तीर्थ के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनका एग्जाम होता था एंड एग्जाम नेम इज कॉल्ड द बीसी थ्रू द एग्जामिनेशंस। और ये एक्चुअली ट्रांसलेशन गलत आ गया, ठीक है। तीर्थ को तीर्थ ही कहेंगे, है ना, यहाँ पर एक्चुअली संस्कृत शब्द है, उसको थोड़ा समझना है। तो उपधा मतलब एग्जाम है, और यहाँ पर जो अधिकारी होते थे दैट वाज इन 18 इन नंबर्स, लगभग 18 हुआ करते थे फर्स्ट लेवल पर अधिकारी, करेक्ट है। सेंट्रल लेवल पर होते थे क्या तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सिमिलर लाइक दैट इज द बीसी कह सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। और ये है आपका उपधा, और बनेंगे क्या, दैट इज बीसी कह सकते हैं जो तीर्थ हैं वो आपका यहाँ से हम कह सकते हैं लाइक दिस। तो ये फोटो रखने का उद्देश्य अब आपको समझ में आ चुका होगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड ऑफिसर भी होते थे, दूसरे श्रेणी के भी अधिकारी हुआ करते थे, और उनको हम कहेंगे अध्यक्ष या अधीक्षक, सिमिलर लाइक द बीसी। और ये जैसे देखिए, जैसे स्टेट में पीएससीज होती हैं, लेट सपोज जैसे यूपीएससी होता है, यूपीपीसीएस, या आप कह सकते हैं राजस्थान पीएससी। स्टेट की जितनी भी पीएससीज होती हैं वहां से सेकंड लेवल के अधिकारी आपके रिक्रूट होते हैं, और इनको कहा जाएगा अध्यक्ष, और इनकी संख्या होगी लगभग 26 के आसपास। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। तो सेकंड श्रेणी के अधिकारियों को अध्यक्ष या अधीक्षक कहा जाता है, ये आपके हो जाएंगे। तो एग्जाम, अब यहाँ पर किसी एग्जाम की उल्लेख की बात नहीं की जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि आपका यूपीपीसीएस वगैरह आज की डेट में होता है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं। तो केवल हमें याद रखना है, दैट मीन्स क्या बनोगे भाई, तीर्थ बनोगे। कौन सा एग्जाम दे रहा हो, उपधा का देने वाले हो, ठीक है। स्टेट पीएससी होगी तो क्या बनोगे भाई, डिप्टी कलेक्टर। तो डिप्टी कलेक्टर को यहाँ पर कहा गया अध्यक्ष या अधीक्षक। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। और ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर्स। देखिए बहुत सारे हैं, बट मैंने यहाँ कुछ खास थोड़े बहुत रखने की कोशिश की है, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बीसी कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट को मेरे को समझाना है, और वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे देखिए दंडपाल का मतलब है पनिशमेंट से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपका पुलिस अधिकारी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे दैट इज नागरक, नाम से क्लियर हो रहा है, नगर का एक प्रमुख अधिकारी होगा, करेक्ट है। दुर्गपाल मतलब क्या होंगे, जो सिटाडल होता है, ठीक है, या कैसल होता है, उसका एक हेड होगा, और उसको कहा जाएगा दैट मीन्स ये। अब देखो यहां पर समझने की कोशिश करिए, ये समाहर्ता, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। समाहर्ता का मतलब है द पर्सन हु इज गोइंग टू समेटना, समेटने वाला। आज की डेट में देखिए सबसे ज्यादा समेटने का काम कौन करता है, हमारे यहाँ एक आंटी है, और आंटी का नाम है बेसी निर्मला सीतारमण। समेटने वाली कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, करेक्ट है। द समाहर्ता ऑलवेज द पर्सन हु इज गोइंग टू समेटना, दैट मीन्स डिफरेंट टैक्स हम पर बेसी लगाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा टैक्स, वैसा टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, एंड दिस टैक्स वाज कलेक्टेड बाय द आंटी, और आंटी पुलिस बुला लेगी। और आंटी कौन है, आंटी का नाम है फाइनेंस मिनिस्टर, और वो हैं आपकी निर्मला सीतारमण। ऑल राइट, समेटना मतलब तो कनेक्शन जोड़िएगा, समा दैट इज समेटना, और समेटने का काम क्या किया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा अगला नेक्स्ट है सन्निधाता दैट मीन द रॉयल ट्रेजरी का हेड होता है। अब देखिए ये हमारे यहाँ कोई ऐसी बीसी पोस्ट नहीं है, तो इसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं। जो कोषाध्यक्ष होता है ट्रेजरी, उसका हेड होता है।
अब देखिए यहाँ पर मौर्य डायनेस्टीज में या मौर्य काल में एडमिनिस्ट्रेशन में दो आपको न्यायाधीश देखने को मिलते हैं, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। प्रदेष्टा जो होगा दैट इज द बीसी चीफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट का बीसी क्या होगा, जज होगा। और ये आपके क्रिमिनल कोर्ट में क्या होंगे, मर्डर के आपका बीसी कह सकते हैं, ये चीजें देखने को मिलेंगी। एंड व्यवहारिक मतलब सामान्य व्यवहार वाले जो जज होंगे उसको हम देखेंगे। बुलाल, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो जैसे आज की डेट में होते हैं कोर्ट दो प्रकार के, है ना, क्रिमिनल होते हैं और एक आपके कह सकते हैं सिविल मामलों के होते हैं, ठीक है। सिविल मामले जो हैं वो कह सकते हैं सिंपल मामले देखे जाते हैं, मतलब लेट सपोज मतलब आप कह सकते हैं किसी थीफ ने चोरी कर ली है, चोरी वाले मामले हैं वो सब देखे जाते हैं सिविल के अंतर्गत। लेकिन क्रिमिनल में मान के चलिए किसी का मर्डर कर दिया है तो मर्डर वाले मामले जो हैं देखे जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हम देखेंगे क्रिमिनल कोर्ट कौन सा है, क्रिमिनल कोर्ट दैट इज बेसिक देश, और क्रिमिनल कोर्ट को कहा जाता है फौजदारी न्यायालय, और फौजदारी न्यायालय का जज जो होगा वो हम देखेंगे, नमस्कार प्रीति जी, वो है प्रदेष्टा। तो प्रदेष्टा इज ए काइंड ऑफ द जज एंड दैट इज टेकिंग केयर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग द मौर्यन डायनेस्टीज। एंड सिमिलर लाइक द सिविल कोर्ट वाज हैंडल्ड बाय द व्यवहारिक। नाम से ही समझिएगा, देखिए व्यवहारिक का मतलब बहुत ही ज्यादा, गुड इवनिंग शंकर जी, व्यवहारिक मतलब बहुत व्यवहारिक हो, मतलब और व्यवहारिक मामले कौन देख पाएगा, चोर, मतलब देखो अपराध तो दोनों हैं लेकिन इनमें से ज्यादा व्यवहारिक मतलब जो ज्यादा वो आपको दिखाई देगा चोर या थीफ वाला। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कारखानों का अध्यक्ष होगा, तो ये दो चार नाम आप याद रखिएगा। ये देखिए ये वाला, देखिए लास्ट वाला आठविक मतलब दैट मीन्स जो वन से रिलेटेड है। अंतपाल का मतलब है जो आपकी सीमावर्ती दुर्गों को देखता है। देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पर हम देखते हैं, एक मैप देखते हैं, आपका एम्पायर जो है वो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर जो अधिकारी होगा उसे कहा जाएगा सीमावर्ती दुर्गों का अध्यक्ष या हेड, करेक्ट है जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, आप सभी स्वस्थ रहें, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो गुड, ठीक है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और अच्छे होते हुए आप उपदा की तैयारी कर रहे हैं और बनेंगे तीर्थ, ठीक है। और बेसिकली कह सकते हैं कि हमने आंटी को भी देखा है, आंटी मतलब समेटने वाली, और समेटने वाली आंटी कौन है हमारे पास, निर्मला सीता ब्राह्मण। तो कनेक्शन जोड़िए, कनेक्शंस को हम देखते हैं और कनेक्शन जुड़ने के साथ हम देखते हैं कि वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, करेक्ट है। तो हिस्ट्री को कनेक्ट करेंगे तो आप जल्दी से सीख पाएंगे। आगे आते हैं सेकंड ग्रेड ऑफिसर, एंड सेकंड ग्रेड ऑफिसर इज कॉल्ड द अध्यक्ष, ठीक है। एंड ऑल यू विल फाइंड आउट द अध्यक्ष, देखिए सबके आखिरी में अध्यक्ष आपको फाइंड आउट करने को मिलेगा। तो थोड़ा सा देखिए कनेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, सूत्र का देखो यहाँ एक्चुअली देखो हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा कनेक्शन करने की कोशिश करिएगा। सूत्र मतलब होता है रक्षा सूत्र, जैसे हम देखेंगे एक सिस्टर अपने भाई की कलाई पर जो है रक्षा सूत्र बांधती है। सूत्र मतलब क्या होता है, वी कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ द धागा, ऑल राइट। एंड धागा इज रिलेटेड टू द बेसी क्लॉथ्स, एंड वी कैन से दैट दिस ऑफिसर इज रिलेटेड टू द टेक्सटाइल। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, दिस पॉइंट इज क्लियर। चलो ये हो गया, आगे देखते हैं। देखिए सीता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन सी दैट सीता का मतलब है दैट इज द बीसी कह सकते हैं द रॉयल लैंड। रॉयल लैंड का मतलब है राजकीय भूमि, राजा की भूमि, वी कैन सी दैट। और राजा की भूमि जो होगी तो उससे रिलेटेड कोई अधिकारी होगा वो हम कह सकते हैं। देखो इसको कनेक्ट कैसे करिए, सीता जी दैट इज बेसिक कह सकते हैं द वाइफ ऑफ द राम, एंड शी वॉज बोर्न फ्रॉम द लैंड। और लैंड मतलब देखिए भूमि से उनका उद्गम हुआ था, या भूमि से वो आई थी और भूमि में ही वो समा गई थी, क्योंकि इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि जब आपके इनके फादर जो हैं वो कहीं ना कहीं हल चलाते हैं तब जब जाकर बेसी सीता का जन्म होता है। तो यहां से लैंड को कनेक्ट करिएगा और इस तरीके से ये हो जाएगा एग्रीकल्चर के प्रमुख अधिकारी। हाँ जी बिल्कुल, सीता जी जो है भूमि से निकली थी ऐसा कहा जाता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द मैथोलॉजी, एंड मैथोलॉजी इज बेसिक कनेक्टिंग विद द हिस्ट्री। वी आर जस्ट लर्निंग, वी आर कनेक्टिंग द बेसिक, कहीं ना कहीं मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं, हालांकि हम मैथोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, बट कनेक्शन याद रखने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं। ऑलराइट, ये हमें दो याद हो गए। चलो इसके बाद देखिए यहां पर कनेक्ट करिए पण का मतलब क्या बताया था, पण का मतलब है हमने देखा था 12,000 पण जो है वो सैलरी,
लगभग मिलती है। एंड पर्ण इज रिलेटेड टू द, दैट मीन्स जो कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित है, ट्रेडिंग से संबंधित है। तो वी कैन सी दैट दिस इज द बीसी पर्सन हु इज इन्वॉल्विंग इन द कॉमर्स एक्टिविटीज। और इस तरीके से हमें तीसरा वाला भी क्लियर हो जाता है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? वही तो ये कहानी हम देखते हैं पर्ण अध्यक्ष की। इसके अलावा हम देखेंगे, देखो ये लास्ट वाला सुराध्यक्ष, इसको तो आप तुरंत बता देंगे, है ना, तुरंत बता देंगे। मतलब क्या होगा, 9th मंडल में कौन रहता था भाई, याद करिए। हु वाज बीसी प्रेजेंट इन द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेद? ऋग्वेद के 9th मंडल में कौन रहता था? एक वाइन वाला देवता था, याद करिए। और ये वाइन वाला देवता क्या करता था? सोम, दारू, हाँ ठीक है, यही तो बोल रहा हूं। ये इसको कैसे भूल गए? तो सोम जो है वो कह सकते हैं दैट इज वॉज द बेसी किंग, और वो देवता था। और यहां पर हम देखेंगे, हाँ कुछ लोगों ने बेसी बना कर भी भेज दिया। वेरी गुड, बहुत वेरी क्रिएटिव, आई लाइक इट, ठीक है। और हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर सुरा मतलब जो होगा वो कहीं ना कहीं शराब से संबंधित व्यक्ति होगा। तो देखिए कनेक्शन जोड़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, और जल्दी याद हो जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो आप डरते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम कहीं ना कहीं, तो मोटे मोटे तौर पर हमने थोड़े थोड़े समझ लिए ताकि आसानी से उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिए। अब देखो इधर आ जाओ, देखिए अब ये बाकी को आपको थोड़ा थोड़ा याद रख लेना होगा। जैसे लक्षणाध्यक्ष, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, लक्षणा को कैसे कह सकते हैं? जैसे लेट्स सपोज लक्षणा से हमें दो देखने को मिलता है लाख, और लाख जो है वो सिमिलर लाइक द बीसी कह सकते हैं मिंट। लाख की चूड़ियां बनती हैं, बैंगल्स बनती हैं, और ये बैंगल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं या ढाले जाते हैं। और ये ढालने का काम कहाँ होता है? कॉइन्स का, वो होता है मिंट में, और मिंट का अधिकारी कहा जाता है लक्षणाध्यक्ष। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम को याद रख सकते हैं। पोतवा, दैट मीन्स, ठीक है, वो है आपका वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड अधिकारी, ये पोतवा अध्यक्ष हो जाएगा। और मुद्राक्षक बच जाएगा, दैट मीन्स, तो यहाँ पर करेंसी वाला ध्यान नहीं रखना है, दैट मीन्स ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफिसर से रिलेटेड। इस तरीके से हमारे ये अधिकारी होते हैं। मैंने कुछ खास रखे हैं और थोड़ा सा तरीका भी बताया है कैसे उन्हें याद रखा जाए लंबे समय तक, और कैसे उसको कनेक्ट किया जाए। तो आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस इसलिए बुला लेगी क्योंकि आप टैक्स नहीं दोगे, और टैक्स नहीं दोगे तो क्या होगा, दैट मीन्स समाहारता आ जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं, समेटने वाला। तो अभी हमने सेंट्रल को समझा है, अब हम बात करने वाले हैं प्रोविंस में या स्टेट में क्या होता है। तो अभी हमने नरेंद्र मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट को सीखा, अब हम सीखने वाले हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को। और योगी आदित्यनाथ के टाइम पर स्टेट को कहा जाता था चक्र। चक्र मतलब वो प्रांत या प्रोविंस, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और चक्र जो है उसका हेड होता था गवर्नर। गवर्नर जो है या राज्यपाल, इट वॉज रिलेटेड टू द बीसी, इट इज रिलेटेड टू द बीसी रॉयल फैमिली। अब देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यूपी का सीएम कौन है भाई? योगी जी, है ना। भगवा वाले बताए थे ना, वो ग्रीन कलर की घास को भी इन्होंने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, वही वाले सीएम साहब। और सीएम के ये तो क्या हो गए, हेड ऑफ द स्टेट हो गए, बट बीसी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है भाई? वो है हमारा राज्यपाल या गवर्नर, है या नहीं है भाई? तो आप लोग किस किस चक्र से हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताएं तो थोड़ा सा क्या होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। बोला मैं यूपी चक्र से हूं, मैं आपका एमपी चक्र से हूं, मैं आपका गुजरात के चक्र से हूं, मैं आपका बीसी राजस्थान के चक्र से हूं। यू कैन कनेक्ट दैट इज द बीसी कह सकते हैं चक्र। तो यहां पर इस चक्र का हेड होता है गवर्नर, और ये गवर्नर आता है रॉयल फैमिली से। लेकिन यूपी का जो सीएम है वहां पर आप देखेंगे राजस्थान चक्र, वेरी गुड, योगी जी के सिटी से हूं मैं गोरखपुर वाले जी, यूपी चक्र से मेन सर, ठीक है, बिल्कुल सर। देखो तो यूपी वाले यदि हम देखें, यूपी का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या यूपी में जो है संवैधानिक प्रमुख वो कौन है? हमारा गवर्नर। और इस समय यूपी के गवर्नर कौन है भाई? नाम है एक और आंटी, और उनका नाम है, बहुत ही आनंदित रहती हैं, हमेशा खुश रहती हैं, नाम है आनंदीबेन पटेल। आई थिंक मैं गलत तो नहीं हूं, करेक्ट है? केजरीवाल के चक्कर से
जी 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 सर, कंप्लेन हो जाएगी आपकी। और मैं भैया रहने देना भैया। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक कह सकते हैं आपका वो है गवर्नर, लेकिन इनका बैकग्राउंड यदि आप देखें तो वो बैकग्राउंड कहां से आता है? वो बैकग्राउंड है कि शी इज रिलेटेड टू द लीडर ऑफ द बीजेपी, और बीजेपी जो है इस समय सेंट्रल में है। भाई देखो, मैं आज की सिनारियो से कनेक्ट कर बेसिकली जोड़कर बता रहा हूं, करेक्ट है? बंगाल चक्र, ठीक है, केजरीवाल के चक्र, बिल्कुल ठीक है। बीजेपी पार्टी से हैं ये, और सेंट्रल में इस समय किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की है, मतलब एनडीए की गवर्नमेंट। ये सब चीजें आपको पता है, मैं केवल समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूं, ठीक है? तो मेरी शिकायत ना करना भाई लोगों, ठीक है? एनडीए की बात यदि हम करें तो एनडीए की गवर्नमेंट सेंट्रल में है, तो एनडीए का ही शाही परिवार, मतलब एनडीए के ही परिवार से होगा कौन? गवर्नर। जैसे आज की डेट में हमारे जितने भी गवर्नर हैं वो सारे के सारे इस समय एनडीए के परिवार से हैं, मतलब ये हैं शाही या रॉयल फैमिली से। अब उस समय क्या होता था मौर्य काल में? मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था, और सेंट्रल में कौन होता था? दैट मीन्स हम देखेंगे कैपिटल होती थी, और कैपिटल के अलावा बहुत सारे हम देखेंगे प्रोविंस होते थे। जैसे उज्जैन का गवर्नर था अशोक, और अशोक कहां से आता है? वो रॉयल फैमिली से आता है, मतलब वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे शाही परिवार से आएगा। इसके अलावा हमने सुशीम को समझा था, सुशीम जो है तक्षशिला में है और वो भी रॉयल फैमिली से आता है। सेम लाइक द आनंदीबेन पटेल इज बिलोंगिंग टू द बीसी, द बीजेपी, एंड बीजेपी इज रूलिंग इन द बीसी सेंट्रल। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द वेरी वेरी इजी कंसेप्ट, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, वी कैन इजीली रिमेंबर एज वेल। ऑल राइट, समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है? कि जितने भी गवर्नर को देख लिया, आनंदीबेन पटेल इज होल्डिंग द बीसी एमपी एज वेल। एमपी की भी बीसी क्या है? वो आपको गवर्नर हैं, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे एक तक सॉरी तो ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसा हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दैट इज द चक्र वॉज डिवाइडेड इन द बीसी आहार। आहार का मतलब है कोई खाना पीना बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है? चक्र जो हैं वो डिवाइड हुआ करते हैं आहार में। आहार को आप ऐसे कह सकते हैं सिमिलर लाइक द डिस्ट्रिक्ट्स। और ये डिस्ट्रिक्ट्स का हेड कौन होता है? इसका हेड होता है रज्जुक या राजुक, करेक्ट है? रज्जुकाज या राजुक्स, that is the BC head of the BC similar, and we have seen the similar like the BC DM। देखिए डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है डीएम, एंड डीएम इज नथिंग बट दैट वाज राजुक। ऑल राइट, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या है, ठीक है, जब आपकी सर्विस अलॉटमेंट हो जाएगा, आईएएस आप बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या कहे जाएंगे? आप रज्जुक कहे जाएंगे। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं लाइक दिस। एंड द बीसी कह सकते हैं कि उनके नीचे कौन होंगे? तो युक्ताज जो हैं, दैट इज द बीसी पर्सन, एंड सिमिलर लाइक द एसडीएम, वी कैन से दैट। तो देखो कनेक्शन जोड़िए और कनेक्शन जोड़कर आसानी से समझ जाइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल अजीत जी, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, और इनके बारे में हमने चर्चा देखी थी हमने मेजर रॉक एडिक्ट्स के दौरान, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट है? आगे देखते हैं और आगे समझते हैं। आहार जो है डिवाइड हैं वो स्थनिक में, और स्थनिक इज नथिंग बट दैट इज द, वहाँ वो होते हैं कई गांवों से मिलकर बनते हैं स्थनिक, और स्थनिक जो है वो आहार, और आहार से मिलकर बनते हैं चक्र। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये होता था प्रांत का प्रशासनिक व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था। ऑल राइट, समझ में आ चुका होगा। और आप सभी तीर्थ जो हैं वो बेसिक कह सकते हैं कि उसको समझ चुके होंगे। एग्जाम आपका है उपदा, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सेंट्रल हमने सीखा, सेंट्रल के बाद हमने स्टेट देखा। स्टेट मतलब हम कह सकते हैं आपका प्रांत, प्रोविंस, या और उसके नीचे भी होता है सिटी या कह सकते हैं नगर। अब हम देखने वाले हैं अर्बन गवर्नेंस को, और अर्बन गवर्नेंस आइदर दैट मीन्स नगर निगम और द बीसी नगर पालिका, करेक्ट है? और इस चीज के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास आ रहे हैं मेगास्थनीज जी। और मेगास्थनीज इज टॉकिंग अबाउट इन द इंडिका। इंडिका वो आपकी टाटा इंडिका से इसका कोई लेना देना नहीं भाई। इंडिका की बात करें तो इंडिका में इन्होंने बताया है कि द बीसी सिटी या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज हैंडल्ड बाय द डिफरेंट कम्युनिटी, बहुत सारी बीसी समितियों के द्वारा क्या किया जाता है, उनको प्रशासन को देखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द मेगास्थनीज, द सिटी गवर्न्ड बाय द गवर्नेंस कमिटी, समितियों के द्वारा
शासन किया जाता है। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे कि नगर निगम होता है और नगर निगम के अंतर्गत बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं, और यहाँ पर मेगास्थनीज बताता है कि इनकी संख्या लगभग 6 होती है। जैसे जनसंख्या से रिलेटेड, मतलब कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, कितने लोग आपके जीवित हो रहे हैं, मतलब जिस जन्म हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कितने लोग जो हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं, कितने लोगों का ठीक हो चुका है, ऑल दीज बेसी द मेजरमेंट्स दैट इज बेसी कंट्रोल्ड, या बेसी कह सकते हैं उसका रिकॉर्ड्स रखा जाएगा। ये है जनसंख्या या पॉपुलेशन से रिलेटेड समिति। इसके अलावा कितने लोग फॉरेन से आए हैं, ठीक है, कितने लोग जो हैं इस व्यापार करने आए हैं, कितने लोग यहाँ पर पढ़ने आए, लाइक दिस, ऐसा हम समझ सकते हैं। कॉमर्स दैट मीन्स कह सकते हैं वाणिज्य से संबंधित, टैक्स से रिलेटेड, इसके अलावा आर्ट और इंडस्ट्री से रिलेटेड, इसके अलावा गुड्स इंस्पेक्टर, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे गुड्स इंस्पेक्टर मतलब कहीं ना कहीं जो है सामान को भी मैनेज करने वाला। तो इस तरीके से 6 कम्युनिटियों के द्वारा, 6 कमेटी के द्वारा कहीं ना कहीं भी कह सकते हैं आपका नगर का प्रशासन देखा जाता था। आया नहीं आया समझ में? जैसे आज की डेट में देखिए एक आता है वो कचरा वाला गाड़ी लेके आया है, कचरा उठाइए, तो ये भी एक समिति है, दैट इज द बीसी कमिटी दैट इज हैंडल द बीसी ऑल काइंड ऑफ द बीसी जंक एंड फ्रॉम द बीसी सिटी। और वो मेरे यहाँ तो गाना चलता रहता है, गाड़ी वाला आया है कचरा उठाओ, लाइक दिस। तो all these things that is managed by the Nagar Nigam, and Nagar Nigam was that is handling the some committees, and these committees number in 6 during the Mauryan time period, and it was described by the Megasthenes in the Indica. All right, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप सभी को पता होगा। आगे आ जाते हैं और आगे हम देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था नंद, और नंद के बाद आया मौर्य वंश, और नंद के में हमने देखा था घनानंद, और घनानंद की घंटी बजाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन ये घंटी बजाने के लिए दैट इज उसे समय लगा, और घनानंद के रहस्य या भेद को जानना है, और रहस्य या भेद को जानने के लिए हमारे पास चाहिए जासूस, ठीक है। तो अब हमारे पास जासूस आते हैं, और वो जासूस जो हैं उनका हेड होता है, वो होता है महामात्य सर्प। नाम से ही खतरनाक सा लग रहा है, ठीक है, महामात्य सर्प, जैसे अमरेंद्र बाहुबली बोले महामात्य सर्प, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। एंड दिस पर्सन इज नथिंग बट दैट इज द हेड ऑफ द बीसी दिस डिपार्टमेंट। वो इस व्यवस्था का हेड होगा, सिमिलर लाइक द आईबी, सिमिलर लाइक द रॉ। भाई उस जमाने में भी ऐसा हुआ करता था, कौटिल्य ये सब बताकर चला गया है, शायद उसी का प्रभाव है कि हमारे यहाँ ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सा ये हो जाएगा। अब ये जो होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो स्पाइज होते हैं, या कह सकते हैं जो जानकारी लाते हैं, वो सीक्रेट एजेंट कहे जाते हैं, और इनको कहा जाता है गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष दैट मीन्स द पुरुष का मतलब पुरुष हो जाएगा, गूढ़ का मतलब रहस्य को जानने वाला, रहस्य मतलब कह सकते हैं कोई भी बेसी कह सकते हैं चीज़ों को जानने वाला, तो इसको कहा जाएगा गुप्तचर। ऑल राइट, समझ में आया? ठीक है, ये आ गया एक गुप्तचर हमारे पास, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड। देखो इनको हम समझते हैं कुछ इस तरीके से। पहला गुप्तचर आपके सामने आ चुका है, और पहला गुप्तचर जो है वो होता है संचारी। संचारी का मतलब है वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहेगा टाइगर की तरह, और ये टाइगर जो है वो आपने देखा ही होगा, इधर से उधर, उधर से इधर घूमता रहता है। किसके पीछे? ये टाइगरनी के पीछे। जस्ट फॉर जोकिंग एंड दैट मीन्स, ठीक है, इट्स जस्ट फॉर एक जोक है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये टाइगर जो है वो क्या कर रहा है? संचारी मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, और ये इंफॉर्मेशन जो है इधर उधर कर भी इसी घूमता है, और ये अपने हेड को दे देता है, और ये हेड जो कौन है वो है आपका ये। और जब उस हेड को पता चलता है कि टाइगर जिंदा है, तो उनकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। और ये सेकंड टाइप के होते हैं संस्था। संस्था का मतलब है एक जगह स्टेशनरी एजेंट का काम करेंगे, जबकि इनका टूरिंग होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भागते रहेंगे, जबकि ये एक जगह रुके होंगे। तो समझ में आया भाई कातिलाना अंदाज? तो देयर वर द 2 टाइप्स ऑफ द गुप्तचर, ठीक है, 2 प्रकार के गुप्तचर होते हैं, ठीक है। ये आप आसानी से समझ सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आगे हम देखते हैं जुडिशियल डिपार्टमेंट्स, और जुडिशियल डिपार्टमेंट में हम देखते हैं
कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धर्मस्थयी। धर्मस्थयी का मतलब है आपका सिविल कोड्स, और सिविल कोड्स का हेड होता है व्यवहारिक। ये अभी अभी हमने सीखा था भाई, करेक्ट है। राजवीर जी, मैं कुछ थोड़ा सा सब्जेक्ट को फनी बनाने की कोशिश करता हूँ और इसी चीज़ को लेकर मतलब काम करता रहता हूँ, ठीक है। और आप आने वाली स्लाइड्स में और भी ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कहीं ना कहीं क्या है, जुड़ी हुई हैं सोसाइटी से, या हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। मैं भी समाज का ही हिस्सा हूँ और आप भी समाज का हिस्सा हैं। हमारे समाज में मूवीज़ या कह सकते हैं क्रिकेटर्स का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो शायद जो है कहीं ना कहीं आप उसको आसानी से थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर एप्रिसिएशंस, ठीक है आपके जी जी जी, थैंक यू। तो ये सब क्या होता है, मोटिवेशन से मिलता है, और यदि मोटिवेशन आप जैसे लोगों के द्वारा दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। तो आई एम डूइंग माई जॉब, ठीक है, बेटर, ठीक है, और यही चीज़ है। अब हम देखेंगे अगला आता है धर्मस्थयी, ठीक है। दिस इज माई लैंड, नो इट्स माई लैंड, दे आर द पर्सन, दीज आर द टू पर्सन एंड दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर्स, ठीक है, ये आपस में लड़ रहे हैं। और यहां पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और ये है जज। दैट मीन्स वो कह सकते हैं ये जजमेंट दे रहा है, और ये जजमेंट कौन से कोर्ट का होगा, दीवानी या सिविल कोर्ट्स का, और इसे कहा जाएगा धर्मस्थयी। दैट इज इन द मौर्यन टाइम पीरियड। मौर्य काल में जो आपके सिविल कोर्ट्स हुआ करते थे, उन मामलों का हेड होता था व्यवहारिक, और इनको कहा जाता था धर्मस्थयी। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आपने किसी का मर्डर कर दिया है, नहीं मतलब ऐसा मत करना भाई, ठीक है। हम वैसे ही वायलेंस के अगेंस्ट में हैं, ठीक है। हमने जैन बौद्ध ऑलरेडी सीख लिए हैं, और हम पार्टी में विश्वास करने वाले लोग हैं। और यदि कुछ घटना होती है सिमिलर लाइक दिस, यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया है, तो इस टाइप की बेसिक कह सकते हैं मामले फौजदारी में देखे जाएंगे। और फौजदारी के लिए हमारे पास जो जज हैं वो हैं प्रदेष्टा, ये हमने ऑलरेडी देखा है। और ये मामले कौन से देखे जाते हैं, तो ये मैंने इस तरीके से रख दिया है, ये आपको पता ही होगा। तो ये हालांकि मैंने जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखी है, ये आप सभी को पता होगा, है ना। वी आर दैट मीन्स द पीसी एस्पिरेंट्स ऑफ द यूपीएससी। तो ये हिंदी में ही है, कोई दिक्कत तो हो तो बता दीजिएगा भाई। सीधी सी बात है, सीधी सी मामले हैं, दैट मीन्स दीवाने मामले, जहां पर केवल कह सकते हैं जो वेल्थ से संबंधित मामले देखे जाते हैं। और फौजदारी दैट इज द पीसी नथिंग बट दैट इज द क्रिमिनल, ये सिविल मामले, और कुछ खास नहीं है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये कहानी है बीसी, इस तरीके से देखने को मिलती है। अब हम कुछ टैक्सेस के बारे में देख लेते हैं जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का रेवेन्यू या कहां से आएगा। देखिए, रेवेन्यू के लिए आज की डेट में हम देखते हैं कि रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं लैंड से ही जुड़ा होगा, या कह सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा होगा, करेक्ट है। तो अभी जो भी टैक्सेस आपको देखने को मिलेंगे वो भू राजस्व से ही रिलेटेड होंगे, या कह सकते हैं आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो इकोनॉमिक कंडीशन है दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड द कॉमर्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये चीज़ों पर बेस्ड होगी। पेट्रोल 100 रुपीज़, अजीत जी आई कैन अंडरस्टैंड योर दैट मीन्स दर्द, ठीक है, और वो मैं समझ सकता हूँ। आई रिस्पेक्ट योर दैट मीन्स, ठीक है भाई। ये बंदा 100 रुपये का पेट्रोल डलवा कर आया है भाई, उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। लेट्स क्लैपिंग। मैं भी बेसिक कह सकते हैं 99.98 का डलवा के आया हूँ, ठीक है। मेरे सिटी में अभी 100 नहीं पहुँचा है, लेकिन जल्दी ही मैं भी आपकी कैटेगरी में हो जाऊँगा, ठीक है। तो लेकिन क्या करें, ठीक है, चलो टैक्स देते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं टैक्स। तो रेवेन्यू के लिए जो टैक्स होता था वो दैट मीन्स मेन टैक्स था वो भूमि कर। इट वाज अराउंड द 1/6 to 1/4, ठीक है। कैलकुलेट करते रहना भाई, मेरी मैथ्स वैसे ही कमज़ोर है, ठीक है। लैंड टैक्स यहाँ पर लिया जाता था। इसके अलावा दैट मीन्स द क्राउन लैंड या बेसिक कह सकते हैं रॉयल लैंड इज नथिंग बट दैट इज द सीता। डू यू रिमेंबर सीता अध्यक्ष? एंड वी कैन बेसिक कनेक्ट द बेसी द सेकंड ग्रेड ऑफिसर्स बाय द रॉयल लैंड्स, और इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट टैक्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। बलि का मतलब क्या है? बलि का मतलब ऐसा नहीं है किसी की बलि चढ़ा दी गई, किसी को निपटा दिया है। इट्स ए काइंड ऑफ द रिलीजियस ट्रिब्यूट, एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था जो रिलीजन्स के मौकों पर दिया जाता था, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है भाग। भाग का मतलब होता है भाग मिल्खा भाग, मतलब ये भाग मिल्खा वो वाले भाग नहीं है, दैट मीन्स, ठीक है। भाग का मतलब होता है हिस्सा या पार्ट।
लेट सपोज मान के चलिए आप लोगों ने बैंक लूटा, भाई ऐसा करना मत, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। बैंक लूटा और बैंक लूटने के बाद आपने एक रहे ए, एक रहे बी, एक रहे सी, ये तीनों के तीनों जो है बैंक लूटने गए हैं। और बैंक लूटने के बाद क्या हुआ, ये पेड़ के नीचे क्या करेंगे, अपना डिवीजन करेंगे, पार्ट करेंगे, हिस्सा करेंगे। और हिस्सा करने के बाद क्या करेगा, दैट मीन्स ए बोलेगा भाई मेरा हिस्सा क्या होगा, मेरा भाग दो, मेरा भाग मतलब हिस्सा। और इस आधार पर हम कह सकते हैं यहां पर अब बैंक तो नहीं लूटा जाता था भाई मौर्य काल में, यहां पर बैंक से मतलब है यहां पर ये आपका प्रोडक्शन, वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग। और ये प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं दैट मीन्स ठीक है 100 हो रहा है, तो उसका कुछ हिस्सा आपको देना होता था किंग को। और वो किंग कौन है, दैट इज आपको पता है। तो ये प्रोडक्शन का हिस्सा होता था। भाग इज नथिंग बट सिमिलर लाइक द इनकम टैक्स। शंकर पंडित जी यदि आप इसी टैक्स देते होंगे तो आपको समझ में सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे जॉब जो लोग करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उस पॉइंट से मैंने बोला है। तो टैक्स यदि आप देते हैं इनकम टैक्स, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड भाग। आप लोगों ने भी अपना भाग दिया होगा सरकार को, और आसानी से हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। Whatever you are earning, that is some part you have to pay to the government, and this is called nothing but भाग टैक्स। ऑल राइट, समझ में आ गया होगा कि ठीक है। आगे हम देखते हैं हिरण्य। हिरण्य इज नथिंग बट दैट इज द टैक्स पेड इन द कैश। देखो एक्चुअली मौर्यन डायनेस्टीज में दो तरीके से टैक्स दिए जाते थे। कैश भी दे सकते हो, और आप जो है दैट मीन्स ग्रेन्स के फॉर्म में भी दे सकते हो। ग्रेन्स मतलब आप कह सकते हैं अनाज, अनाज मतलब राइस, ठीक है, वीट। आप क्या किए, बोरी में भर लिए, यस ठीक है। आपने क्या किया, आपने बोरी में 1 किलो दैट मीन्स चावल भर लिया, बोरी भर ली, और बोरी भरकर कहाँ लेके जा रहे हैं, राजा साहब के पास जा रहे हैं, किंग के पास जा रहे हैं। बोला साहब कहाँ जा रहे हैं, बोला हम किसी नरेंद्र मोदी साहब को टैक्स देने जा रहे हैं। तो अनाज जो है वो क्या होता था, दैट इज अनाज के फॉर्म में भी दिया जाता था, कैश के फॉर्म में भी दिया जाता था। कैश मतलब नगद हो जाएगा। तो जब यदि कैश दिया जाता था तो उसे कहा जाता था हिरण्य। अदरवाइज ठीक है अनाज के फॉर्म में भी दिया जाता था। बोरी लेकर जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, राजा साहब किसी नरेंद्र मोदी के यहाँ टैक्स भरने, ठीक है। मुझे लगता है कि इस बार क्या सिक्के भर के जाने होंगे बोरी में भरकर, और वो इस तरीके से टैक्स भरना होगा, ठीक है। बोला कहाँ जा रहे हैं, बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देने जा रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद होता था प्रणय। प्रणय मतलब इमरजेंसी टैक्स, ठीक है। मौर्य काल में मान के चलिए कोरोना हो गया है, टैक्स इन फॉर्म ऑफ द गिफ्ट्स, ठीक है, गिफ्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे प्रणय। प्रणय का मतलब है यहां पर होगा इमरजेंसी टैक्स। इमरजेंसी आ गई एम्पायर में, मान के चलिए कोरोना आ गया, और कोरोना आ गया तो क्या होगा, आप पर स्पेशल टैक्स लगा दिया जाएगा, और स्पेशल टैक्स कंसीडर इन द बीसी दिस कैटेगरी। और इस तरीके से मौर्य काल में यहाँ पर ऐसे ऐसे टैक्स लिए जाते हैं। इसके बाद होता है नेक्स्ट, अगला है बेकार श्रम या बृष्टि। बृष्टि का मतलब होता है अनपेड वेजेस। देखो इसको ऐसे समझते हैं, राजा क्या करता था, राजा क्या करता था, फ्री में काम करवा लेता था, ठीक है। फ्री में आपसे क्या है, इसी कह सकते हैं आपके लोटा थाली बजवा लिया है, और कोरोना भाग जाएगा ऐसा ऐसा बोला गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है भाई, समझना, ठीक है। तो फ्री में आपसे काम करवा लिया, फ्री में अपना मनोरंजन करवा लिया, और इस तरीके से हम कह सकते हैं एक प्रकार का ये था विस्ट्री, या कह सकते हैं बेगार श्रम। अब यहां पर कैसा होता था, मौर्य डायनेस्टीज में किंग क्या करता था, कैंपेन करने जाता था। किंग कैंपेन करने का मतलब है, लेट सपोज मतलब मान के चलिए हंटिंग करने जा रहा है, शिकार करने जा रहा है, हंटिंग करने जा रहा है। और हंटिंग करने के लिए वो क्या होगा, अकेला तो जाएगा नहीं, वो अपने चेले चपाटों के साथ जाएगा, चेले चपाटों के साथ जाएगा, कैंप लगाएगा, और यहाँ पर बहुत सारा बीसी कह सकते हैं अपना व्यवस्था लेकर आएगा। जाओ जाओ बगल के पास के गांव से बीसी कह सकते हैं लोगों को पकड़ कर लेकर आओ। राजा साहब आदेश दे रहे हैं, राजा साहब बीसी गांव से पकड़कर 10-12 लोगों को लेके आ रहे हैं, और उनसे बोल रहे हैं खाना बनाओ हमारे लिए, ठीक है, हमारे चेलों के लिए खाना बनाया जाए। और इस तरीके से राजा साहब जो है 15 दिन का शिकार का कैंपेन जो है खत्म करके चले जाते हैं। इसके बाद गांव वालों को कुछ नहीं मिलता। तो वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ द टैक्स दैट वाज बीसी इन द विस्ट्री, राजा के द्वारा लिया गया काम, लेकिन आपको बीसी पैसा कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया। और ये सेतु बंद तो समझ में ही आ चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दैट इज काइंड ऑफ द इरिगेशन। सेतु मतलब होता है बांध, या बीसी कह सकते हैं आपका डैम।
और बंद मतलब बांधा गया है, तो इट इज़ रिलेटेड टू द सम काइंड ऑफ द इरिगेशंस। यहाँ से हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर इरिगेशंस के लिए भी प्रयास किए जाते थे, समझे जाते थे या किए जाते थे। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा देख लीजिए। देखिए, हमने पण देखा था, पण इज ए काइंड ऑफ द सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। निष्क, निशक या निष्क, देखिए ये हमने निशक समझा था कहां पर, हमने देखा था वैदिक एज में, और वैदिक एज में सम काइंड ऑफ द बीसी ऑर्नामेंट्स इज कॉल्ड द बीसी निशक। ऑल राइट, समझ में आया। लेकिन अब ये मुद्रा का रूप ले चुके हैं और ये गोल्ड कॉइन कह सकते हैं, हम थोड़ा सा समझने के लिए उपयोग कर लेंगे। एंड द बीसी कॉपर कॉइन्स इज कॉल्ड द माशक्स, ठीक है, और ये इस तरीके से कॉइन्स हुआ करते थे, इसमें जो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस की यदि हम बात करें तो इकोनॉमी में हम देखते हैं कि द किंग्स आर ट्राइंग टू मेक द बीसी इरिगेशंस। राजा जो हैं वो ऐसे काम करते थे जिससे हम देखते हैं इरिगेशंस की बात मिलती है। और यहाँ पर एक राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, एंड चंद्रगुप्त मौर्य इज बेसी मेकिंग सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील का वो निर्माण कर रहा है। सुदर्शन झील जो है वो आपको गिरनार के आसपास वाले सेक्शन में मिल जाएगी। एंड इट वाज फाउंडेड बाय द सीएम चंद्रगुप्त मौर्य, एंड इट वाज रीस्ट्रक्चर्स रीऑर्गेनाइज्ड बाय द बीसी अशोक, एंड इट वाज बीसी सिमिलर बीसी रुद्रदामन एंड द स्कंदगुप्त। तो वी कैन से दैट कि देखो ऐसा समझ लीजिए कि एक झील है, झील का निर्माण या झील का कंस्ट्रक्शन कौन करा रहा है? मौर्य करा रहे हैं। और मौर्य कराने के बाद उसमें देखिए आगे आने वाले रूलर क्या करेंगे, बोला इस झील पर भी एक गमला लगाया जाए। अशोक ने बोला इस गमले में पानी डाला जाए, मिट्टी डाली जाए और एक फूल लगाया जाए। ये ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं। तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू द बीसी सुदर्शन लेक, एंड दीज आर द लीजेंड, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स, वी कैन से दैट। रुद्रदामन किस डायनेस्टी का रूलर होगा भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समटाइम्स आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस टू टेक द रेस्ट, ठीक है। देखिए क्या होता है कि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएं कि रुद्रदामन किस डायनेस्टी का रूलर है। डू यू रिमेंबर? Could you please tell me, could you please write down the name of the dynasties of the Rudradaman, he is belonging to the which dynasties? शंकर पंडित जी का आंसर आया शक, मुझे शक सा हो रहा है। शंकर जी, you are right, and I hope the BC all of you know about the BC, he is belonging to the Shak dynasties. मुझे कोई शक नहीं है कि रुद्रदामन जो है शक डायनेस्टीज का है। वेरी गुड, दैट इज द नाइस आंसर बाय द ऑल पीपल्स, ठीक है। शक वंश का शासक है रुद्रदामन। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस इसलिए पूछ लेता हूँ आप लोगों से, एक्चुअली क्या होता है कि लगातार जो है क्वेश्चन पूछने के भी कारण होते हैं। एक स्टोरी में आपको समझाता हूँ, ठीक है। स्टोरी में आपको समझाता हूँ, होता ये है कि वेद व्यास, डू यू रिमेंबर वेद व्यास? वेद व्यास जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक एपिक्स लिखना चाहते हैं, एक ग्रंथ लिखना चाहते हैं, उसका नाम है महाभारत, ठीक है। और महाभारत को लिखने के लिए मतलब मतलब बहुत ही खतरनाक व्यक्ति चाहिए होगा जिसकी राइटिंग बहुत तेज हो, बहुत तेजी से लिख सके, क्योंकि आप महाभारत में आप देखेंगे बहुत सारे श्लोक देखने को मिलते हैं। शत सहस्त्र भी कहा जाता है महाभारत को, करेक्ट है। और इसका पुराना नाम है जय संहिता, बराबर है, जिसमें जय संहिता में आपका लगभग 24,000 श्लोक देखने को मिलते हैं। और महाभारत में लगभग शत सहस्त्र का मतलब है 100,000 के आसपास श्लोक देखने को मिलते हैं। अब इतने सारे श्लोक लिखने के लिए आपको एक अच्छा राइटर चाहिए, मतलब तेज लिखने वाला। अब वेद व्यास जो हैं वो बोलते हैं भैया कि कोई हो तो बताइए। वो विज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, और उनके पास आते हैं गणेश जी। गणेश जी बोलते हैं कि भैया हम लिख लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, ठीक है भैया, गणपति बप्पा है ना, समझ गए। तो गणेश जी जो है वो कहीं ना कहीं बीसी वॉज एग्री टू राइट द बीसी महाभारत। एंड गणेश जी बोलते हैं भाई कि मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वो यदि आपका फ्लो आप बोलेंगे और मैं लिखूंगा, आपका फ्लो और मेरा बोलने का जो है वो इस तरीके से मैच होना चाहिए कि मेरी कलम ना रुके। गॉट इट माई पॉइंट्स? एंड दिस
स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय द गणेश जी, एंड गणेश जी इज टॉकिंग अबाउट द बीसी भाई कि मेरी कलम जो है दैट मीन्स वो रुकनी नहीं चाहिए। तो वेदव्यास थोड़ा सा सोचते हैं, बोलते हैं ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हम आपकी बात समझेंगे। तो वेदव्यास क्या करते थे कि जो श्लोक वो बोलते थे उन श्लोक को थोड़ा सा उन्होंने बोला कि भाई आपकी बात तो समझ गए हम, लेकिन आपको भी हमारी दैट मीन्स एक बात माननी पड़ेगी। वेदव्यास बोलते हैं, बोला ठीक है। वेदव्यास बोलते हैं गणेश जी से कि आपको जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसका आप मीनिंग को, उसका अर्थ को समझिएगा फिर लिखिएगा। तो गणेश बोलते हैं, बोला ठीक है साहब, आपकी बात भी हमने मान ली, हमने भी आपकी बात मान ली। और वेदव्यास ने उसके पीछे कारण यह बताया, या ऐसे कह सकते हैं कि उसके पीछे कारण यह था कि वेदव्यास श्लोक को क्या करते थे, थोड़ा सा टफ बना देते थे, थोड़ा सा कठिन बना देते, ताकि उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझने में उनको में गणेश जी को थोड़ा सा समय लग जाए। और तब तक वेदव्यास क्या करते थे, नेक्स्ट श्लोक को वो सोच लेते थे। तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप अगली वाली लाइन के बारे में सोच लें, और बैकग्राउंड में जो है दैट मीन्स ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं जब आपकी कलम चल रही हो तो आपके पास वो लाइन लिखते जाएं, और बैकग्राउंड में आपको वो प्रीवियस वाली लाइन जो है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लाइन आ जानी चाहिए। दैट शुड बी द बेसिक कंसेप्ट। ये इसके पीछे ये कंसेप्ट था। तो मैं कभी कभी आपसे जो क्वेश्चन पूछ लेता हूं उसके पीछे भी कारण होता है, ताकि मुझे अपनी वाणी को या अपनी जो जुबान है उसको थोड़ा सा शुद्ध करने का समय मिल जाता है। ऑलराइट, समझ में आया नहीं आया भाई मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ठीक है। एक स्टोरी है, एंड दिस स्टोरी इज ऑलवेज दैट इज द बेसिक लर्निंग। ये स्टोरीज जो होती हैं वो हमें सिखाती हैं कि हम बेहतर कैसा कर सकते हैं। तो उसके पीछे कारण हैं, और कमेंट्स करने के पीछे भी आपका यही कारण है। मतलब जो कमेंट्स मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि आप थोड़ा इंगेज रहिए, थोड़ा सा आपको भी क्या होगा, इंगेजमेंट रहेगा, आप भी फन के साथ सीखते जाएंगे, बोरियत नहीं रहेगा, सब्जेक्ट हम आसानी से समझ सकते हैं। ऑल दीज आर द रीज़न बिहाइंड इट। और गणेश और वेदव्यास की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। और आगे हम बढ़ जाते हैं, और आगे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में देखिए, अब मैंने आपको जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ आपको बताया था कि जो टाउनशिप या नगरीकरण का जो डेवलपमेंट होता है उसके पीछे एक और डेवलपमेंट होते हैं। उसका कारण है श्रेणी का डेवलपमेंट होना। उद्योगों की संस्थाओं को कहा जाता है द पर्सन हु इज इन्वॉल्विंग इन द सेम इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड द श्रेणी। और यहाँ श्रेणी के जो अवशेष मैंने आपको बताए थे दैट इज फाउंड इन द मंदसौर इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। एंड मंदसौर इज रिलेटेड टू द एमपी। हिंदुस्तान का दिल तो देखा ही होगा। और जब ये लोग जो है एक साथ व्यापार करने जाते थे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑल दीज पीपल आर इंगेजिंग इन द बीसी ट्रेडिंग्स, वो व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने ये ग्रुप्स में जाएंगे, और उसका एक हेड होगा, ये कारवा होगा, ये कारवान होगा, और इसका जो हेड है उसे कहा जाएगा सारथवा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो ये कारवा होता है या कारवान होता है, उसमें एक व्यक्ति हेड होगा और उस हेड को कहा जाएगा सारथवाह। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस चैप्टर की कुछ चीज़ें जो है वो मौर्य काल से रिलेटेड हैं, तो दोनों को कनेक्ट कर कर हम यहाँ पर समझ सकते हैं। आई थिंक दिस चैप्टर इज गोइंग टू क्लोज, ठीक है। और ये तो अभी इसी कह सकते हैं कि आपका कारवा यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये कारवा आपका ख़त्म होता है मौर्य काल का। तो देखिए, दैट इज द बीसी चैप्टर नंबर द एज ऑफ द मौर्यन दैट इज गोइंग टू कंप्लीट, एंड द बीसी सिग्निफिकेंट ऑफ द मौर्यंस रूल्स, ठीक है, दैट इज आल्सो कंप्लीट। और ये इस तरीके से हमारा ये वाला कारवा खत्म हो जाता है। और आने वाले चैप्टर्स, ठीक है, में हम देखने वाले हैं द सेंट्रल एशिया, कॉन्टैक्ट बेसी, म्यूचुअल इम्पैक्ट्स एंड द एज ऑफ द सातवाहना। अब देखिए, ये जो हमने मौर्य खत्म किया है उसके बाद हम थोड़ा सा 17 की ओर पहले जाएंगे, मतलब इस चैप्टर की ओर पहले जाएंगे, सातवाहना। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? कारवां अभी रुका नहीं है, कारवां अभी बेसी कंटिन्यू बेसी चलेगा, लेकिन ये अभी मौर्य काल का कारवा खत्म हुआ है। और यदि आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं अगला कारवा भी शुरू कर दूं। इफ़ यू आर गोइंग टू अलाउ, दैट इज़ द बीसी कह सकते हैं, क्योंकि आज एक पार्टी है और एक चलिए,
तो मैं एक अगले कारवा की ओर बढ़ता हूं और अगला कारवा जो है वो हमें अगले स्लाइड की ओर लेके चला जाता है, ठीक है। और ये हमें जो कारवा है, मौर्य काल का कारवा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सर क्वेश्चन की पीडीएफ कब मिलेगी? मैं आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दूंगा, होपफुली कल या परसों तक आपको मिल जाएगा। अजीत जी कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए देखिए आगे हम बढ़ते हैं मौर्य काल से और लेटर मौर्यंस की ओर। पहले कंफर्म कर लूँ, हाँ सही स्लाइड है, ओके ओके। शंकर पंडित जी मॉर्निंग से क्लास मैं मंडे से मोस्ट प्रोबेबली आपका मॉर्निंग में कर लूँगा, बट क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा समस्या आ रहा था, मैंने अभी डिस्कस भी किया था, तो होपफुली वी विल नेक्स्ट वीक से बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पीडीएफ आपका क्वेश्चंस का भेजना है, एक मंडे से आपकी मॉर्निंग शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो यदि इजाज़त हो तो इसको हम शुरू कर दें भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ही बता के, आपके बिना पार्टी अधूरी है राजवीर जी, ठीक है। आपको ही बताया जाएगा, आप सभी को बताया जाएगा। चलिए देखिए अभी हमने राइज ऑफ मगध को देखा, हमारा जो चैप्टर था, और राइज ऑफ मगध में हमने कुछ रूलर्स को देखे थे, जैसे हर्यक वंश देखा हमने, बेसी शिशुनाग को देखा, शिशुनाग के बाद हमने बेसी नंद को देखा, नंद के बाद हमारा मौर्य देखा। और मौर्य डायनेस्टीज जो है उसका जो लास्ट रूलर होता है, और वो कहीं ना कहीं दैट वाज, ठीक है, दैट वाज किल्ड बाय, दैट वाज बेसी असैसिनेटेड बाय द बेसी, थैंक यू प्रीति जी। और वो जो लास्ट किंग है उसको मारता है वो है शुंग वंश का, ठीक है। और शुंगास इज गोइंग टू टेक केयर, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, दे आर टेकिंग द बीसी द एम्पायर इन हैंड। मौर्य इज गोइंग टू, दैट मीन्स डाउन, मौर्य जो है वो डाउन होंगे, एंड इट वॉज रिप्लेस बाय द बीसी शुंगास, शुंग कम्युनिटीज आएगी, एंड शुंग कम्युनिटीज कुड बी कंसिडर इन द लेटर मौर्यंस। तो मौर्य के बाद आने वाला जो एरा है या एज है, एंड दिस एज इज कॉल्ड द लेटर मौर्यंस, मतलब मौर्य के बाद का काल। एंड वी कैन कंसीडर दिस एज इज कॉल्ड द ब्राह्मण एज एज वेल। ब्राह्मण एज भी कहा जाएगा, ब्राह्मण एज इसलिए कहा जाएगा बिकॉज द बेसिक मैक्सिमम रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज, मैक्सिमम क्या, सभी लोग जो हैं, दैट इज बिलोंगिंग टू द वैदिक रिलीजन। अब वैदिक रिलीजन हमने क्या है, दैट मीन्स प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक लंबा सफ़र हम तय करते हुए आ रहे हैं, और बीच में हमें जैन और बौद्ध मिले, और जब जैन और बौद्ध मिलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा, दैट मीन्स, याद करना होगा हमारे पुराने दिन, अच्छे दिन। अभी 100 रुपये का पेट्रोल चल रहा है, तो दैट मीन्स, ठीक है, द पीपल आर थिंकिंग अबाउट दैट एंड दे आर लुकिंग फॉर टूवर्ड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट डर तो मुझे पप्पू से भी लगता है, आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी बन रही है, द पीपल आर गोइंग टू मेमोराइज द बीसी द ओल्ड डे, और ओल्ड डे जो है याद करेंगे, तो यहीं पर हमें देखने को मिलेंगे वैदिक एज का रिवाइव। और वैदिक एज का रिवाइव जो है वो किया जाएगा ब्राह्मण एज के द्वारा, और यह ब्राह्मण एज का जो रिवाइव होगा, इसे लाने का जो श्रेय होगा, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, उसका नाम है शुंग डायनेस्टीज। एंड दिस इज आफ्टर द लेटर मौर्यंस, मतलब कहीं ना कहीं मौर्यंस के बाद होंगे, और मौर्य के बाद हमने देखा कुछ इस तरीके से। ये कहानी ऑलरेडी वहाँ से चली आ रही है। इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए आपको चाहिए काबिल शासक, हमारे पास है पप्पू, और पप्पू जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो देखिए ये जो चैप्टर है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द, दैट इज रिलेटेड टू द, दिस इज द एज ऑफ द सातवाहन। ये देखिए यहाँ से रिलेटेड है भाई, देखिए चैप्टर का नंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर का नाम बोल रहा हूँ, सातवाहना डायनेस्टी। वी आर, दैट इज क्लोज टू द सातवाहना डायनेस्टीज, वी विल डिस्कस सातवाहना, बट बिफोर गोइंग टू द सातवाहना वी नीड टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट शुंगास एंड द
कब्ज, देन उसके बाद हम सातवां आना को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, ये पीडीएफ अभी आपको नहीं मिली होगी, ये पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, और लेटर मॉडियंस में हम देखने वाले हैं 3 रूलर्स, SKS नाम तो सुना ही होगा, और ये हैं ब्राह्मण एरा या कह सकते हैं आपका लेटर मॉरियंस। ऑल दीज रूलर्स आर बिलोंगिंग टू द BC हिंदू कम्युनिटीज या वैदिक एज, या हम ऐसे कह सकते हैं ब्राह्मण एज, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्राह्मण वंश। गॉट इट माई पॉइंट्स? ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला आता है शुंग। अब देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं, एक टेक्नोलॉजी। देखो मार्केट में सबसे पहले कौन से फ़ोन आए? नोकिया के आए। वो नोकिया के आते थे चप्पल जैसे, किसी को फेंक कर मार दो तो वो सामने वाला मर जाए, करेक्ट है? नोकिया का फ़ोन आया और ये नोकिया के फ़ोन बहुत तेज़ी से चले, लेकिन जैसे जैसे हम मार्केट में आते हैं तो मार्केट इज़ कैप्चर बाय द सैमसंग। ये बहुत शुरुआत के समय की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है? और सैमसंग आया, और सैमसंग जो है वो भी कह सकते हैं अपनी बैटरी पर काम किया और उसने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की। इसके बाद हम देखते हैं नोकिया इज कमिंग बैक वंस अगेन। नोकिया को अपने फीचर्स में चेंज करना पड़ा क्योंकि बीच में मार्केट कैप्चर किसी और ने कर लिया था। सेम कहानी हिस्ट्री में भी है, हमने देखा वैदिक एज। वैदिक एज के बाद हमारे बीच में जब हम आगे देखते हैं तो हमारे पास आते हैं जैन एंड बौद्ध। तो वैदिक एज के फीचर्स क्या थे वो आपको पता है, जैन और बौद्ध के फीचर्स आपको पता है, वो आपको पता है। और अब जैन और बौद्ध मार्केट में इतना तेजी से चल रहे हैं कि नन ऑफ द पर्सन इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड द वैदिक एज एंड वी नीड टू रिवाइव द वैदिक एज अगेन। और अब हम वैदिक एज को रिवाइव करने वाले हैं, एंड इट वॉज बेसिकली बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द शुंगास। शुंग कम्युनिटीज का श्रेय जाएगा इसके पीछे। तो समझ में आया कि नहीं आया भाई? नोकिया, सैमसंग और नोकिया की कहानी, वैदिक एज और बीसी। तो ये है वैदिक एज 2.0, दैट इज द अपडेटेड वर्जन। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? एंड बेसिकली इट वॉज, दैट इज द बेसिकली बिकॉज ऑफ द शुंगास। तो हर धर्म को, हर एप्लीकेशन को, हर मोबाइल फ़ोन को कहीं ना कहीं बेसिक कह सकते हैं अपडेट करना होगा, और ये अपडेट करने का टाइम आ चुका है, और ये लेकर आएंगे शुंग। शुंग का जो फाउंडर होता है वो होता है पुष्यमित्र शुंग, और ये पुष्यमित्र सिंह वॉज नथिंग बट दैट इज द कमांडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टीज। यस, बिल्कुल सही, ठीक है। और ये कमांडर होता है, सेनापति होता है, और यही मौर्य डायनेस्टीज के आखिरी रूलर को मार देगा और सत्ता में आ जाएगा। नाम है पुष्यमित्र शुंग, एंड दे आर मेकिंग द कैपिटल इज कॉल्ड द विदिशा। वो अपनी कैपिटल जो है विदिशा के आसपास बनाते हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द हिंदुज़म या वैदिक रिलीजन। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, तो ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है नोकिया की, सैमसंग की, वो ये पॉइंट इंडिकेट करता है। दिस इज द वेरी क्लियर इंडिकेशंस फ्रॉम द रिवाइविंग, एंड इट वॉज रिवाइव्ड विद द बीसी पतंजलि एज वेल। अब देखो वैदिक कल्चर की लैंग्वेज क्या थी भाई लोगों, बताइए? संस्कृत। एंड संस्कृत लैंग्वेज थी। और अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि यहाँ पर शुंग के जो रूलर हैं दे विल प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज, देयर इज नो भोपाली लैंग्वेज। अब भोपाली नहीं चलेगी भाई, वापस हमें अपने बैक्स पर आना, वापस हमने अपने बेसिक्स पर आना होगा और संस्कृत लैंग्वेज की ओर जाना होगा, और ये काम बखूबी कर रहे हैं। नाम है पतंजलि, बाबा रामदेव वाले। दंत दृष्टि क्या था वो आपका? दंत क्रांति वाले। ये समझने के लिए भाई बाबा रामदेव का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जय हो बाबा रामदेव की, है ना, जय हो दंत क्रांति की। आपके मसूड़े जो हैं सुरक्षित रहें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हमारी तो यही दुआ है। ऑल राइट, समझ में आया होगा, ठीक है। एंड बेसी हमने देखा था कि वैदिक एज में क्या होता है। वैदिक एज में हम देखते हैं देयर आर द लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइस फाउंड, बहुत सारे यज्ञ होते हैं। और पतंजलि क्या करने वाले हैं? पतंजलि बोलते हैं भैया कि आप अपने 2 दांत को चमकाइए, ये दोनों दांत चमकेंगे आपके अश्वमेध यज्ञ से। और यहां से हम देखते हैं कि पतंजलि अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और दिस वॉज द बीसी कस्टम, दिस वॉज द बीसी दैट मीन्स ये जो प्रथा है वो आपको देखने को मिलेगी कहां पर? वैदिक एज में।
और इसीलिए तो मैंने कहा आप इसी मुस्कुराते रहिए, दंत क्रांति करते रहिए, अश्वमेघ यज्ञ करते रहिए, पतंजलि यही कह रहा है। करेक्ट है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये वो टाइम है जब वैदिक एज जो है वो रिवाइव हो रहा है, फिर से पुनर्जीवित हो रहा है, अच्छे दिन वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराता है। ये सरकार भी जो 100 रुपये पेट्रोल वाली है ये भी चली जाएगी और फिर कोई और सरकार आएगी, शायद वो फिर कम या ज़्यादा करे, ये होगा और ये होने वाला है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो जो 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, डरे नहीं, कुछ दिनों और इंतज़ार करें, ठीक है। लेकिन अभी समय थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड द पॉलिटिकल एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंट ऑफ द विदिशा इज गोइंग टू इंक्रीज। इस समय हम देखते हैं सेंट्रल में भी इसी कह सकते हैं विदिशा का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। विदिशा जो है वो बीचों बीच में पड़ता है और यहाँ से यहाँ तक ट्रेडिंग करने के लिए विदिशा जो है वो एक कन्वीनियंट जगह होती है। इस वजह से हम ऐसा समझ सकते हैं और यहाँ पर विदिशा को कैपिटल बनाया जाता है। करेक्ट है। विदिशा से प्राप्त अभिलेख से ये बातें और क्लियर हो जाती हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, वैदिक रिलीजन से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज चल रही हैं एंड इट इज रिलेटेड टू द शुंग डायनेस्टीज। और शुंग डायनेस्टीज का एक इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलता है और ये इंस्क्रिप्शंस जो है वो ग्रीक्स के रूलर्स जो है वो स्टेबलाइज करते हैं। और ये है शुंग के 9th शासक और उसके 14th ईयर में हेलियोडोरस नाम का एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, एक गरुड़ स्तंभ जो है स्थापित करता है। ये है जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है खामबावा। आप में से कोई यदि किसी इस क्षेत्र से संबंधित है तो वहाँ के लोकल लोग इसे क्या कहते हैं, खाम बाबा कहते हैं। भैया कौन सा बाबा? खाम बाबा, है ना। ये संजू बाबा नहीं है भाई, ये खाम बाबा है। एंड यू विल फाइंड आउट द बीसी कहीं ना कहीं क्या होगा, थोड़ा सा आर्किटेक्चर्स को देखेंगे। दिस इज सिमिलर लाइक द आर्किटेक्चर दैट इज शोइंग इन द बीसी मौर्यन डायनेस्टीज। ऑलमोस्ट लगभग आप देखेंगे। हाँ, अजीत जी ने बोल दिया खान बाबा, ना बाबा, ठीक है, दैट इज ना बाबा, ठीक है, इट्स खाम बाबा, है ना, खान बाबा ना है, ठीक है। तो ये है आपका, ये दैट मीन्स खाम बाबा का एक और ये पिलर है एंड इट इज गोइंग टू इंडिकेट दैट कि भाई वैदिक एज जो है उसको रिवाइव करने का काम कर रहा है। ये राजदूत आया था कहाँ से, ग्रीक से आया था और उसको इतना पसंद आया ये रिलीजन कि उसने इसको परचेस कर लिया, इसको ले लिया। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशंस क्या हैं, अपडेट हो रही हैं और इस तरीके से हम समझेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। अब मैंने एक चीज और आपको बताई थी, ठीक है, और यहाँ पर इसे गरुड़ पिलर कहा जा रहा है। गरुड़ पिलर दैट मीन्स बेसिक कह सकते हैं द रिलीजन्स रिलेटेड टू द वैदिक एज। और वैदिक एज का गॉड जो है वो कह सकते हैं वो हमने देखा, तो वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब एक चीज और देखिएगा, वो गरुड़ किसका है, वो है विष्णु से रिलेटेड, विष्णु से रिलेटेड है। और विष्णु से रिलेटेड इस धर्म को भी सी हेलियोडोरस एक्सेप्ट करता है और इसको हम कनेक्ट करके समझ सकते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहीं पर हम देखेंगे वी विल दैट मीन्स, ठीक है, कहीं ना कहीं वी विल कंपोज द मनुस्मृति एज वेल। यहीं पर हम इसी समय वो क्या करेंगे, मनुस्मृति को लिखेंगे। अब ये मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति इज ए काइंड ऑफ द लॉ लिटरेचर्स, कानून से संबंधित आपके लिटरेचर्स हैं। एंड ऑल दीज लिटरेचर इज दैट इज रिवाइव एंड ऑल दीज लिटरेचर इज राइट इन द शुंग एज। भाई शुंग एज में क्यों लिखे जा रहे हैं भाई, क्यों? क्योंकि शुंग एज में हम वैदिक रिलीजन को रिवाइव कर रहे हैं, फिर से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखो हमारे यहाँ के नियम जो हैं वो इस तरीके से हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो वैदिक रिलीजन पर आधारित है और वैदिक रिलीजन्स के नियम कहाँ से संबंधित हैं, वो हैं स्मृति से। और यहाँ पर पहली स्मृति लिखी जाएगी। अब पहली स्मृति ये कहती है, देखिए कि स्त्री की पूजा करनी होगी, इसे स्त्री को, इस नारी को समझना होगा गॉड के समान, ठीक है। और जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो वी आर कंपेयरिंग द बेसिक वर्शिप ऑफ द गॉड, ठीक है, वर्शिप ऑफ द बेसिक वुमेन्स, ठीक है, सिमिलर लाइक द बेसिक गॉड। तो जहां पर वुमेन खुश है वहां पर ही गॉड रहेंगे, ऐसा बताया गया है। दिस इज द वेरी फेमस कोट फ्रॉम द बेसिक फेमस कोट फ्रॉम द मनुस्मृति एंड वी विल दैट इज बेसिक कह सकते हैं मनुस्मृति। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है द मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट एंड ऑथेंटिकेटेड
लिटरेचर्स और रिलेटेड टू द लॉ, और ये कानून से संबंधित आपके ग्रंथ हैं। इसके अलावा और बातें लिखी गई हैं, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमें समझना, ये एक ही लैंग्वेज में है, नहीं हिंदी में है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और इस मनुस्मृति के इस कोट के साथ मैं सभी महिलाओं, सभी वुमेन्स की बेसी रिस्पेक्ट करते हुए सबको नमस्कार करता हूँ, ठीक है। और अभी सभी देवताओं लोगों को भी आपको नमस्कार करते हुए आप सभी से विदा भी लेता हूँ। तो मनुस्मृति की रचना हो चुकी है। एनी डाउट टिल नाउ, कोई समस्या हो तो बताइए, अदरवाइज मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, आने वाली क्लासेस में। थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर। आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसा मैं कामना करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।